हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी देखिए, लगातार 2 दिन आपका अर्थशास्त्र गया था। चूँकि मैंने कल बताया था आपसे कि भूगोल का वीडियो तैयार नहीं हो पाया है, टाइप नहीं हो पाया था, तो आज ये जैसे ही टाइप हुआ है वैसे ही आपके लिए लेकर आ गया हूँ। और भूगोल का यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये पहले होना चाहिए, दरअसल फंडामेंटल में ये पहले आता है, लेकिन जब ही आ गया तभी जान लीजिए, तभी ठीक है। इसके अंतर्गत भूगोल के विषय क्षेत्र, संकल्पना तथा सिद्धांत से जितने भी प्रश्न आए हैं वो सारे प्रश्न इसमें लगाए गए हैं। आप पढ़िए, ध्यान से देखिए कौन कौन से प्रश्न आपसे छूट गए हैं जिस पे आप विचार नहीं किए हैं। ठीक, तो जल्दी से आप जुड़िए। और एक चीज़ मैं आपसे रोज़ और कहता हूं कि आप अपने पढ़ने वालों के लिए, जो भी आपके घर में पढ़ रहे हैं और आप ही की तरह भूगोल और अर्थशास्त्र सब्जेक्ट लिए हैं, तो उनसे भी ज़रूर कहिए यह वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आज की स्मार्ट स्टडी का तरीका यही है कि पहले प्रश्नों को देख लिया जाए, इसके बाद चैप्टर को पढ़ा जाए। प्रश्न जब देख लेते हैं, इसके बाद चैप्टर पढ़ते हैं, तो फोकस होता है कि हमको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, वैसे केवल किताब पढ़ने बैठ जाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि इसमें से क्या पूछा जाता है। तो आप अपने अनुजों को, जो लोग इंटर से लेकर बीए, ग्रेजुएशन, एमए तक पढ़ रहे हैं भूगोल अर्थशास्त्र, उनका भविष्य उज्जवल करने के लिए निश्चित रूप से कहिए कि एग्जाम टाइम एकेडमी से जुड़ें। और पूरी तरह से भूगोल और इकोनॉमिक्स पढ़ाने की बात की गई है, पढ़ाया जाएगा, बस छुट्टियां होने वाली हैं। ठीक, और उसका बाकायदे ऐप पर चलेगा, यूट्यूब पर भी डेमो क्लास जाएंगी और ऐप पर चलेगा। ठीक ना जी, तो ऐप भी एग्जाम टाइम एकेडमी का अपना ऐप है, प्ले स्टोर से आप जाकर डाउनलोड करिए। तब तक इंतजार करिए, सब कुछ बहुत व्यवस्थित ढंग से जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो आपके एग्जाम के लिए, जो आपका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम लगा हुआ है, जिसको लेकर आप सपना संजोए हैं कि इस बार एक पद मेरा होगा, उसी तैयारी को और धार देने के लिए, आपको और तैयार करने के लिए, ठीक है, एग्जाम टाइम भी प्रयास कर रहा है। निश्चित तौर पे ये निचोड़ सीरीज जो चलाई गई है, प्रत्येक चैप्टर को लेकर निचोड़ती है और प्रश्नों को लेकर आ जाती है। तो देखिएगा, आज कम से कम 55 प्रश्न लगाए गए हैं आपके लिए। कितने? 55 प्रश्न लगाए गए हैं, और उसके बाद कुछ भी बचेगा नहीं। ठीक, आइए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। कह रहे भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। जबरदस्त प्रश्न है। कैसा जबरदस्त प्रश्न। भूगोल का जनक को लेकर अगर बात की जाए तो ये केवल जनक पूछ ले तो दो चीजें आपके दिमाग में आती हैं, एक इरेटोस्थनीज का नाम और एक हिकैटियस का नाम। इरेटोस्थनीज का नाम और दूसरा हिकैटियस का नाम। तो देखिए, जब केवल भूगोल का जनक पूछे, भूगोल का जनक किसे कहते हैं, और दोनों में से कोई ऑप्शन में हो, जैसे इरेटोस्थनीज यहां है तो इरेटोस्थनीज लग जाएंगे, लेकिन यदि इरेटोस्थनीज नहीं होते तो हिकैटियस लगते। कौन लगते? हिकैटियस। यदि दोनों होता तो हिकैटियस लगता, क्योंकि भूगोल का जनक जो है हिकैटियस को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने ही भौगोलिक ज्ञान को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जस पेरियोडस में संकलित किया था। ठीक ना जी, तो आप यहां इसको स्पष्ट कर लीजिए। कैसे? भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। कारण उन्होंने सर्वप्रथम भौगोलिक ज्ञान को अपनी पुस्तक
जस पीरियोडस में दिया था। ठीक है, ये हो गया हिकेटियस के बारे में। आगे लिख लेंगे इरेटोस्थनीज ने भूगोल के लिए जियोग्राफिया शब्द दिया था, इसलिए इनको भी भूगोल का पिता कहते हैं। भूगोल का पिता कहते हैं। ऑप्शन में दोनों होने पर हिकेटियस लगेगा और नहीं तो दोनों में से कोई है तो वही लग जाएगा, जैसा इस प्रश्न में लगा है। वैसे आप क्लियर हो गए। इरेटोस्थनीज की जो पुस्तक है उनकी पुस्तक का नाम जियोग्राफी है। ठीक है, जैसे जस पीरियोडस किसकी है, हिकेटियस की है, उसी तरह से इरेटोस्थनीज की पुस्तक का नाम जियोग्राफी है। आगे, वह भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम जियोग्राफिया शब्द दिया था। अभी मैंने बताया जियोग्राफिया शब्द सबसे पहले भूगोल के लिए कौन दिया था, तो नाम आएगा इरेटोस्थनीज का। देखिए यहां हिकेटियस का नाम भी दिया है, हिकेटियस का नाम भी दिया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे टालमी, आप जानते हैं सर्वप्रथम मापक के आधार पर इसने चित्र बनाया था। हेरोडोटस इतिहास का जनक है। कौन? हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। हिकेटियस भूगोल का जनक है और इसने जस पीरियोडस नामक पुस्तक लिखी है। आगे, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अलेक्जेंड्रिया ने, इरेटोस्थनीज ने, आर्यभट्ट ने, स्ट्रैबो ने। तो भूगोल शब्द के लिए ज्योग्राफिया शब्द, और ज्योग्राफी का मतलब होता है भूगोल, इरेटोस्थनीज ने किया था। समझ में आया? तरह तरह से घूम घूम के प्रश्न आया है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने किया था। कौन किया था? इरेटोस्थनीज। हाँ, आगे है कि भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना का जनक किसे माना जाता है? क्षेत्रीय विभिन्नता जब जब प्रश्न आए तुरंत आप किसको लगाएंगे? हेटनर को। क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना का जनक किसे माना जाता है? हेटनर को। किसे? हेटनर को। आगे कह रहा क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा को निम्नलिखित में से भी कहा जाता है। क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा को और किस नाम से जानते हैं? अपवादवाद, क्षेत्रीय अध्ययन, क्रमबद्ध भूगोल या प्रादेशिक भूगोल? जल्दी से बताइएगा। प्रश्न नंबर 6, तो क्षेत्रीय विभेदन को किस नाम से? क्षेत्रीय अध्ययन के नाम से भी जानते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन भूगोल के चिंतन फलक पैराडाइम के सही अनुक्रम को व्यक्त करता है? जल्दी से बताइएगा। एक नए टाइप का क्वेश्चन है। भूतल, भूदृश्य, भूविन्यास, भूतंत्र, या भूदृश्य, भूतल, भूविन्यास या भूतंत्र, या भूदृश्य, भूतल, भूतंत्र, भूविन्यास, भूतल, भूविन्यास, भूदृश्य या भूतल? तो जल्दी से बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन ये भी है क्योंकि मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले आएगा भूतल, फिर भूदृश्य, भूविन्यास, भूतंत्र। तो ये पहला ही सही है। क्या है? आपका पहला ऑप्शन सही है। चिंतन फलक पैराडाइम का सही अनुक्रम। निम्नलिखित में से कौन भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक पैराडाइम कभी नहीं था? ध्यान दीजिए। भूतल का विवरण, प्रकृति मानव अंतर संबंध, औपनिवेशीकरण एवं नवीनीकरण, क्षेत्रीय विभेदन। तो सभी है, ये चीज नहीं है। औपनिवेशीकरण और नगरीकरण, यह चिंतन फलक पैराडाइम
कभी नहीं रहा है। समझ में आई बात? बाकी सारी चीजें चिंतन फलक से संबंधित हैं। आगे कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी भूगोल की शाखा भौतिक भूगोल की शाखा है? अधिवास भूगोल, जनसंख्या भूगोल, भूआकृति विज्ञान या कृषि भूगोल? जल्दी बताइएगा, ये भी जबरदस्त प्रश्न है। तो देखिएगा भौतिक भूगोल की शाखा के अंतर्गत ठीक कौन सा आएगा? भू आकृति भूगोल। भू आकृति भूगोल जिसमें पर्वत, पठार, मैदान तथा विभिन्न तरह की नदी, हिमानी, पवन, वायु के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को आप पढ़ते हैं, उसे हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत रखते हैं। अगला, प्राणी भौगोलिक प्रदेशों के विभाजन का श्रेय जाता है वसेल को, डार्विन को, न्यूबेगिन को या लीनियस को? पढ़ लीजिएगा, ठीक है, नोट बना लीजिएगा। और मुझे पता है कि यह प्रश्न आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, सही बताइएगा कमेंट करके, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो देखिएगा यदि हम प्राणी भौगोलिक प्रदेशों के विभाजन की बात करें तो इस पर सबसे पहले काम किया था फिलिप स्केलेटर, ठीक है, कौन किया था? फिलिप स्केलेटर ने, ठीक है, फिलिप स्केलेटर ने किया था। और इसको आगे बढ़ाने का काम कौन? अल्फ्रेड वलेस आगे बढ़ाने का कार्य कौन किया था? अल्फ्रेड वसेल। वलेस है, वलेस ने किया। क्लियर हो गया? ये कौन किया? अल्फ्रेड वलेस ने किया था। तो ये आपका क्वेश्चन था। इन्होंने प्राणी भौगोलिक प्रदेशों को 6 भागों में बांटा था। कितने? 6 भागों में। तो इसमें से कोई भी प्रश्न पूछा जाए आप तुरंत बताइए। आगे कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप किस प्राणी भौगोलिक प्रदेश में आता है? न्यू आर्कटिक, पैलियो आर्कटिक, ओरिएंटल या नियो ट्रॉपिकल? जल्दी से बताइएगा। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 11 का प्रश्न, ठीक है। अब देखिए यह भी क्वेश्चन बिल्कुल नया है आपके लिए। भारतीय उपमहाद्वीप किस प्राणी भौगोलिक प्रदेश में आता है? तो ओरिएंटल। किस में आता है? ओरिएंटल। इसी में आपके कौन कौन से और देश आते हैं इसको जान लीजिए। श्रीलंका, म्यांमार, फिलीपींस और ताइवान। इसके साथ साथ कौन कौन से? श्रीलंका, म्यांमार, ताइवान। श्रीलंका, म्यांमार, ताइवान, ठीक है। आगे कह रहा है कि पार्थिव एकता का सिद्धांत का मूल सिद्धांत क्या है? भौगोलिक विकास, भौगोलिक एकता, भौगोलिक परिवर्तन या भौगोलिक स्वतंत्रता? ठीक है, पार्थिव एकता की बात अगर करेंगे तो क्या होगा? भौगोलिक विकास। सिद्धांत का मूल लक्ष्य क्या है? भौगोलिक विकास, मतलब पूरी पृथ्वी को वसुधैव कुटुंबकम विचारधारा के तहत विकसित किया जाए, ठीक है, बांटा ना जाए। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता है? सांस्कृतिक का नाम जैसे ही आएगा, ठीक है, कार्ल शावर। कौन? कार्ल शावर, सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता, सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता कार्ल शावर। देखिएगा इनकी पुस्तक का नाम ही है सांस्कृतिक भूगोल। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? पुस्तक का नाम सांस्कृतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी। आगे कह रहा है कि हमबोल्ट ने अपने भौगोलिक अध्ययनों में निम्नलिखित में से किसको वरीयता प्रदान की? क्रमबद्ध भूगोल को,
प्रादेशिक भूगोल को भौतिक या मानव तो क्रमबद्ध भूगोल को। हमबोल्ट जो थे वो किसको, क्रमबद्ध भूगोल को वरीयता देते थे, क्रमबद्ध। मानव भूगोल शाखा, देखिए क्रमबद्ध उपागम है, एक प्रादेशिक उपागम है। क्रमबद्ध किसे कहते हैं, जब हम पर्वत को उठाएं और पूरे विश्व के पर्वतों का अध्ययन करें, ठीक है, नदी को उठाएं पूरे विश्व के नदी का अध्ययन करें, मिट्टी को उठाएं पूरे विश्व की नदी मिट्टी का अध्ययन करें, तो ऐसे अध्ययन को हम क्रमबद्ध अध्ययन कहते हैं। ठीक है, एक कोई टॉपिक उठा लिए, उससे रिलेटेड पूरे विश्व की चीजें देख लिए, तो ये है क्रमबद्ध अध्ययन। लेकिन हम किसी एक प्रदेश को जब उठाएं, उसके समस्त विशेषताओं का अध्ययन उसी प्रदेश में करें, तो इसको कहते हैं प्रादेशिक। जैसे भारत की बात करें तो भारत का पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील, तालाब, इन सब का अध्ययन, खनिज पदार्थ करें तो इसे हम प्रादेशिक अध्ययन कहते हैं। समझ गए? हाँ, मानव भूगोल की शाखा है प्रादेशिक भूगोल, विश्व भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल, आर्थिक भूगोल। तो मानव भूगोल की शाखा कौन सी है? आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल को प्रकृति ने ही नहीं पैदा किया है। क्लियर? आगे कह रहा निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का मौलिक सिद्धांत नहीं है? मौलिक सिद्धांत नहीं है। कौन से मानव भूगोल का? अंतर संबंध का सिद्धांत है ये, ठीक है। क्रियाशीलता का सिद्धांत ये भी है। विशिष्ट जीवन पद्धति का सिद्धांत ये भी है। नौ मालथस सिद्धांत ये जनसंख्या से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जनसंख्या से। आप जान रहे होंगे। आइए आगे बात करते हैं इसके। करण निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल की नींव रखी? तो मानव भूगोल की नींव रखने वाले कौन से हैं आपको पता होगा। क्या हमबोल्ट हैं? नहीं। रीटर हैं? नहीं। रेटजल हैं। ठीक है, कहाँ के थे? जर्मनी। जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे रेटजल। ठीक है, इन्हीं की शिष्या थी कुमारी चर्चिल सेम्पुल, जो अमेरिका की थी। कहाँ की थी? अमेरिका की। आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? जन्मदाता, मानव भूगोल का जन्मदाता अभी बात हुई है फ्रेडरिक रेटजल। इन्होंने मानव भूगोल से संबंधित कौन सी एंथ्रोपोजाग्राफी, एंथ्रोपोजाग्राफी लिखी थी। एंथ्रोपोजाग्राफी लिखी थी। आइए आगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक रेटजल को। फिर से वही प्रश्न आया है। ठीक, आगे प्रकृतिवादी थे। रेटजल क्या थे? प्रकृतिवादी थे, यानी प्रकृति को ही सर्वोपरि मानते थे। उनकी शिष्या जो कुमारी चर्चिल सेम्पुल थी वो भी प्रकृतिवादी थी। मतलब उन्हीं का कथन है कि मनुष्य के जन्म के साथ ही प्रकृति उसके बोन्स, हड्डियों, रक्त, मांस में घुस जाता है। मतलब प्रकृति जैसा चाहती है मनुष्य वैसा बनता है। कह रहे विडाल डी ला ब्लास को किस नाम से जाना जाता है? राजनीतिक भूगोल के संस्थापक, भौतिक भूगोल के संस्थापक, मानव भूगोल के संस्थापक या गणितीय भूगोल के संस्थापक? 20वें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो विडाल डी ला ब्लास को मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, जबकि जनक कौन है? जनक के रूप में जाना जाता है किसको? रेटजल को। किसको? रेटजल को। क्लियर? और इन्हें जाना जाता है मानव भूगोल का संस्थापक। कर 22 फ्रांस में मानव भूगोल की नींव डाली थी। फ्रांस की अगर बात करें, फ्रांस में कौन नींव डाली थी? जीन ब्रून्स ने, डिमांजिया ने, एबी परपिल्लो ने या विडाल डी ला ब्लास? तो आंसर आपको मिल गया होगा कि फ्रांस में जो मानव भूगोल की नींव डालने वाले व्यक्ति हैं विडाल डी ला ब्लास। कौन है? विडाल डी ला ब्लास। कौन है? विडाल डी ला ब्लास। आगे है कि फ्रांस में आधुनिक भूगोल के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो आधुनिक भूगोल के विकास का श्रेय विडाल डी ला ब्लास को दिया जाता है। विडाल डी ला ब्लास। आगे देखिए, वो चैप्टर आपका समाप्त हो गया। ये दूसरा चैप्टर है।
जितने भी संकल्प वो हेडिंग से संबंधित, विषय क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे वो सारे प्रश्न करा दिए गए। आप एक बार और मनन चिंतन करिएगा, आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। देखिए अब भूगोल से संबंधित संकल्पनाएं एवं सिद्धांत का अध्ययन हम लोग करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ व्यू की दृष्टि से। आइए पहला क्वेश्चन है कि निश्चयवाद की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है? निश्चयवाद, आप अगर पढ़े नहीं होंगे तो इस ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। जबकि निश्चयवाद की अवधारणा को देने का श्रेय हिप्पोक्रेटस को है। किसको? हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस। 23। 24 का देखिएगा, 24 में कौन सा विकल्प से निम्नलिखित में से कौन निश्चयवाद का प्रबल समर्थक था? एल्सवर्थ, हंटिंगटन, कार्लो सावर, एल्फ्रेड हटनर या बीए अनुचित? 24 प्रश्न का जवाब दीजिएगा और आप निश्चित रूप से क्योंकि हंटिंगटन ने जलवायु के प्रभावों का अध्ययन किया है। किसके? जलवायु के, यानी जलवायु प्रभावित करती है मानव जीवन को। क्लियर? आगे देखिए, कह रहा है ग्रिफिथ टेलर का संबंध किससे था? तो ग्रिफिथ टेलर का संबंध आप लगा दिए होंगे, नौ निश्चयवाद से था। ग्रिफिथ टेलर का ही ये कथन है कि मानव किसी चौराहे पर खड़ी उस ट्रैफिक पुलिस की भांति है जो आने वाली ट्रैफिक को थोड़ी देर के लिए तो रोक सकती है मगर उसकी दिशा को बदल नहीं सकती। क्लियर? हाँ। आगे है कि निम्नलिखित अध्ययन विधियों में कौन सी विधि कार्ल रीटर को मान्य नहीं थी? निगमनात्मक, आगमनात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक। आगमनात्मक विधि उनको मान्य नहीं थी, ठीक है ना जी। आगे कह रहा सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, बड़े ध्यान से देखिएगा। रेटजल को अभी मैंने बताया कहां से? जर्मनी से मिला दीजिए। रेटजल को जर्मनी से। सैंपल को भी मैंने बताया, तभी कहते हैं ना क्लास लिया करिए, फायदे में रहेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका को। डडले स्टाम्प ब्रिटेन को और ब्लास को फ्रांस से मिला दो। डी में 1 है, देखो कहीं, डी में 1, सी में 2 भी है, बी में देखो, बी में क्या है? बी में 3 है, यानी प्रश्न आंसर नंबर कूट नंबर सी वाला सही होगा। बाकी ये चीज आपको बनाकर दिखा गई है। ये 4 भी क्वेश्चन है और एक साथ आ गए तो चारों एक ही क्वेश्चन है। आगे कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? सुमेलित बताना इस बार। इसी सैंपल ब्रिटेन की हैं, कार्ल साउर संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, डडले स्टाम्प मेडिस जर्मनी के हैं और पीटर हैगेट फ्रांस। देखिएगा एक चीज मैं बता दूं, इसके बीच बीच में लाइनिंग है। ये क्या है? शावर, ये लाइनिंग है, ये ध्यान नहीं दिए हैं। पीटर हैगेट। अब देखिएगा लाइन, मैंने लाइन के लिए एक निशान बना दिया, डैश का दिखाई नहीं दे रहा है तो ऐसे ले लीजिए। ये बीच बीच में क्या है? आपके निशान है, ठीक है? क्या है? निशान। आइए, ताकि आप अलग कर पाए कौन सा किस देश का है, कौन सा किस देश का है। तो देखिएगा कार्ल शावर जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? यही कार्ल शावर जो हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, ठीक है? ये कहाँ के हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। बाकी सब क्या है? गलत हैं। बाकी सभी क्या हैं? गलत हैं भाई, बाकी सभी गलत है। आगे देखिए, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आइए मिलाते हैं। संभववाद, ये संभव है क्या? संभववाद, निश्चयवाद, वैज्ञानिक निश्चयवाद और क्रियात्मक संभववाद। और क्रियात्मक संभववाद एक बार मिलाइए। जबरदस्त टाइप का क्वेश्चन है,
तो देखिएगा संभववाद से आप जोड़ेंगे ब्लास को 1 से 3, निश्चयवाद, ठीक है, निश्चयवाद को जोड़ेंगे रेटजल से बी में 4, निश्चयवाद को किससे जोड़ लिए, रेटजल से। और देखिए वैज्ञानिक निश्चयवाद या नौ निश्चयवाद किससे, टेलर से। और क्रियात्मक जी टेंथम, तो सी में 1 2 जगह है, डी में 2, यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बी में 4, क्लियर। जाग लीजिए, अभी का जागना बाद में बहुत नींद देगा, ठीक है, इसलिए अभी जाग लीजिए 1-2 महीने, फिर तो सोना ही है हमेशा। कह रहा भूगोल में द्वैतवाद की अवधारणा के सर्वप्रथम जन्मदाता थे। भूगोल में द्वैतवाद के जन्मदाता कौन थे? देखिए एक बार क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ब्लर होगा, लेकिन उससे आपको परेशान नहीं होना है, ठीक। हाँ देखिएगा, मैं अगर बात करूं भूगोल में द्वैतवाद, सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल की बात करें तो इसके जन्मदाता है बैरेनियस। कौन है? बैरेनियस। आगे कह भूगोल की प्रकृति में द्वैतवाद निम्नलिखित में से किसमें है? ग्रामीण और नगरीय में, आर्थिक व संसाधन भूगोल में, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोलों में, प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल। प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल में क्या है? द्वैतवाद है। तो ये आप जानते हैं, लगा लीजिएगा। प्रादेशिक भूगोल में द्वैतवाद। मजा आ रहा कि नहीं? एक बार थंब इंप्रेशन भी दे दिया करिए भाई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नियतिवाद, हंटिंगटन, देखिए ये फिर अलग अलग होना चाहिए। संभववाद, ल फेवरे, फेवरे केवल होना चाहिए। नौ निश्चयवाद, ग्रिफिथ टेलर। पर्यावरण कारकवाद, अल्फ्रेड हेटनर। ठीक है, 32 का जब आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये किसका गलत है। तो यही जोड़ा अल्फ्रेड हेटनर का, क्योंकि अल्फ्रेड हेटनर क्षेत्रीय विभिन्नता से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्षेत्रीय विभिन्नता से। आगे कह रहा है कि वातावरण निश्चयवाद की पुष्टि में किसने लिखा है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है? मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। और ये बहुत चर्चित क्या है? बहुत गर्मी हो रही है, क्योंकि फैन वैन बंद करना पड़ता है ताकि आवाज आपको अच्छी जाए। फिलहाल आपके लिए मेहनत हो रही है, तो आप भी क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। ठीक है, मनुष्य पृथ्वी की उपज है, यह कथन किसका? सैंपुल का है। मनुष्य पृथ्वी की उपज है, यह कथन किसका है? कुमारी चर्चिल सैंपुल। कह रहे भूगोल में संभवयात की विचारधारा का जन्म एवं विकास किस देश में हुआ? संभवयात, जल्दी बताइएगा। संभवयात कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांस में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। जर्मनी में नहीं, अमेरिका में नहीं, ब्रिटेन में नहीं। कहाँ हुआ था? जापान में, फ्रांस में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में, सॉरी। आगे देखिए, मुंह पता नहीं क्यों सूखने लगा है। कह रहा है किस विचारधारा के अंतर्गत सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझा गया है जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है? निश्चयवाद, नियतिवाद, प्रत्यक्षवाद या मानवतावाद? ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। ठीक है, क्या करेंगे? जल्दी बताना है। किस विचारधारा के अंतर्गत सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझा जाता है जो कि पर्यावरण कारकों से प्रभावित होता है? तो इसे कहते हैं नियतिवाद। क्या कहते हैं? नियतिवाद। आगे कह रहा है निम्न में से कौन नियतिवादी विचारधारा का समर्थन नहीं करता? नियतिवादी विचारधारा का समर्थन नहीं करता। ये भी प्रश्न अच्छा है, जबरदस्त टाइप का है। देखिए कितने लोग जवाब देते हैं। ठीक है, नियतिवाद का समर्थक नहीं था, खोजना भाई, नहीं था। जल्दी बताइएगा। तो
देखिए, जब नहीं था की बात करें तो इसका नाम आएगा ब्लॉस का। किसका? नियतिवादी विचारधारा का समर्थन नहीं किया था ब्लॉस ने। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है, इसी में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। पेज संकल्पना वाईडी लाब्लास, रुको जाओ निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर, लेवेंसरम फेडरिक रेटजल, व्यवहारवाद का इमैनुअल कांट। ठीक है, 37 का देखिए, पेज संकल्पना ये किसकी है? वाइडल डीला ब्लास। 37 प्रश्न का जवाब, ठीक है, सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सब का आगे आगे नाम लिया है। अब देखिएगा, व्यवहारवाद के साथ इमैनुअल कांट लगते नहीं है। ठीक है, व्यवहारवाद का जन्म कब हुआ था? 1960 के दशक में हुआ था। आगे लिखिएगा, कह रहा कि मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा वर्तमान में प्रचलित है? नौ निश्चयवाद, संभववाद, प्रसंभववाद या ससंभववाद? कौन सी विचारधारा सम्मिलित है भाई? मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा सम्मिलित है? विचारधारा वर्तमान में प्रचलित है, तो वर्तमान में प्रचलित कौन सी है? नौ नियत निश्चयवाद, नौ निश्चयवाद। आगे अगला कह रहा है कि मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी कभी जीव भौतिक तथा वातावरण से निर्धारित होते हैं। यह सिद्धांत किसका है? नियतिवाद का। पढ़िए ध्यान समझ में। मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी कभी जीव भौतिक वातावरण से निर्धारित होते हैं, यह सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, और गजब का प्रश्न है, बताइएगा कौन सा है? तो इसे कहते हैं नियतिवादी। क्या कहते हैं? नियतिवादी विचारधारा। आगे कह रहा है कि प्रवसन से संबंधित गतिशीलता संक्रोण मॉडल निम्न में से विकसित किस विद्वान ने दिया था? एवरेस्ट ली, इजी रेलेवेंस्टीन या जेलेंस्की या बोरो? ठीक है, जल्दी बताइएगा। अच्छा प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? अच्छा प्रश्न है। इसका जवाब तो आपको देना चाहिए फटाक से। कौन है? जेलिंस्की। कौन है? जेलिंस्की। हाँ, हर टॉपिक को बढ़िया से पढ़िए क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। निम्न में से किसने राज्य का जैव सिद्धांत प्रतिपादित किया था? हम्बोल्ट, रिटर, रिच्थोफन और रेटजल। राज्य का जैव सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ठीक, हाँ, आइए, इसमें क्या है? जैव सिद्धांत प्रतिपादन किया था। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जैव सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो देखिएगा, ये आइए, हम लोग बात कर रहे थे किसकी? ये प्रश्न किसने राज्य का जैव सिद्धांत प्रतिपादित किया था? राज्य का जैव सिद्धांत आप निश्चित रूप से जान रहे हैं। राज्य का जैव सिद्धांत किसने? रेटजल ने। किसने? रेटजल ने दिया था। देखिए, नींद हल्की हल्की सी आ रही है। ठीक, आइए। अच्छा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने भूदृश्य आकारिकी की संकल्पना प्रस्तुत की? भूदृश्य आकारिकी की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है? जल्दी बताइएगा। बहुत ही जबरदस्त ये भी क्वेश्चन है। भूदृश्य आकारिकी किसने प्रस्तुत किया है? भूदृश्य आकारिकी। तो मैं बता दूं, देखिए, हंटिंगटन, हार्टशोर्न, डेविस और कार्ल शावर। डेविस और कार्ल शावर। तो ये किसने भूदृश्य आकारिकी की बात अगर करेंगे तो कार्ल शावर ने इसको प्रस्तुत किया था। नोट कर लीजिए। करण सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ अर्थशास्त्री है, दूसरे तरफ सिद्धांत दे दिया है। ठीक है, देखिएगा कौन सा किसके साथ मिला है। W.S. जेवेंस, हायक, J.R. हिक्स,
या तथा हार्ट्रे। कौन सा सिद्धांत किससे मिलेगा? तो देखिएगा, जो जेवेंस हैं, सूर्य के धब्बे से इनको मिला लीजिए, सूर्य के धब्बे से जेन्स। हायक को अति निवेश, हायक कहाँ है? अति निवेश के साथ मिला लीजिए। ठीक है, अब देखिए ए में 2 है, कहीं ए में दो जगह है। अच्छा, बी में 3 एक जगह है। क्लियर? पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। ऐसे बना बना कर देख लीजिए, कोई भी प्रश्न परेशान नहीं करेगा एग्जाम में। कह रहा है कि विश्व सामरिक परिदृष्टि से संबंधित उपांत क्षेत्र संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? फेयर ग्रीव, स्पाइकमैन, सी सेवर स्काई या कोहन। विश्व सामरिक परिदृष्टि से संबंधित उपांत। ठीक है, ये भी ठीक क्वेश्चन है, ये पीजीटी में भी आ सकता है। किसमें? पीजीटी में भी आ सकता है, इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा। क्या करना है? बड़े ध्यान से देखना है। विश्व सामरिक परिदृष्टि, विश्व सामरिक परिदृष्टि में किसका यह संबंधित उपांत क्षेत्र संकल्पना किसके द्वारा प्रदर्शित की गई? स्पाइकमैन। किसके द्वारा? स्पाइकमैन। ये प्रश्न मेरे सामने से गुजरा एग्जाम में। आइए अगला करते हैं, सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सार्वभौमिक एकता। ठीक, सार्वभौमिक एकता के प्रतिपादक कौन थे? जबरदस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ब्लास। क्या होगा? ब्लास। आगे कि निम्नलिखित में से कौन समूह से अलग है? निम्नलिखित में से कौन समूह से अलग है? बर्गस का संकेंद्री पेटी, हायट का प्रखंडी सिद्धांत, हैरिस एवं उलमैन का बहुकेंद्री सिद्धांत, क्रिस्टालर का कोटि आकार सिद्धांत। क्रिस्टालर का कोटि आकार सिद्धांत कौन सा अलग है? तो यही क्रिस्टालर वाला अलग है, बाकी सब एक ही चीज से संबंधित है। क्लियर? आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? संकेंद्री पेटी, खंडी सिद्धांत, संकेंद्री सिद्धांत या बहुकेंद्री सिद्धांत। ठीक है, इसको भी जल्दी आप बताइएगा। तो इसमें केंद्रीय स्थल सिद्धांत यह संबंधित नहीं है, जो समूह तीनों है उससे यह मिलता जुलता नहीं है। आगे कह रहा है कि ज्योग्राफिकल पिवेट ऑफ हिस्ट्री संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ज्योग्राफिकल पिवेट, ठीक है, ऑफ हिस्ट्री की संकल्पना कौन दिया था? तो मैकिंडर ने दिया था। किसने दिया था? मैकिंडर। आगे कह रहा है कि हृदय स्थल सिद्धांत के प्रतिपादक, हृदय स्थल, अभी यही प्रश्न हम लोग हल करके एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, क्या हृदय स्थल? तो हृदय स्थल का सिद्धांत दिया है मैकिंडर ने। किसने दिया? मैकिंडर। आगे ज्योग्राफिकल ट्रीटीज की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ज्योग्राफिकल ट्रीटीज। ज्योग्राफिकल ट्रीटीज की अगर मैं बात करूं तो स्ट्राबो ने दिया था। कौन? स्ट्राबो। आइए कह रहा है जॉन स्ट्रेटा थ्योरी का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता ने किया था? जॉन स्ट्रेटा बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और आई भी है। तो जॉन स्ट्रेटा किसकी पुस्तक है? टेलर की, ग्रिफिथ टेलर। आगे कह रहा है कि भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान दोनों में ही स्थान देने के लिए निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? फ्रेडरिक ड्रेजल, ईसा बोन, बीडाल डी लाप्लास या कार्ल वो शावर। कार्ल वो शावर। प्रश्न, भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान तथा मानवीय विज्ञान सब मानने की बात किसने की थी? तो देखिएगा ये किए थे फ्रेडरिक रेटजल ने। कौन किया? फ्रेडरिक रेटजल। आगे वृद्धि ध्रुव की संकल्पना 1949 में किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? वृद्धि ध्रुव की संकल्पना जल्दी से बताइएगा। और ये है पैराक्स। कौन है? पैराक्स के द्वारा दी गई थी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना ब्लास से संबंधित है?
निश्चयवाद, संभववाद, नौ निश्चयवाद और प्रसंभववाद। 54 क्वेश्चन का लास्ट, ठीक है। कौन सी संकल्पना? ब्लास्ट से संबंधित पूछा है, ब्लास्ट से संबंधित पूछा है तो आप लगा देंगे संभववाद। क्या लगा देंगे? संभववाद। इस तरह से हमारे और आपके बीच के डिस्कशन का टाइम समाप्त हुआ। टॉपिक था आपका क्या? टॉपिक का नाम था महत्वपूर्ण पुस्तकें, विषय क्षेत्र, पुस्तकें नहीं, विषय क्षेत्र और महत्वपूर्ण सिद्धांत। क्लियर? तो कैसी लगी वीडियो बताते जाइएगा। 1 से 2 बार देखिए, अपने ज्ञान को और बढ़ाइए। आपका ध्यान किधर है? ज्ञानशाला इधर है, ठीक है। और जबरदस्त की टाइटल आपके लिए बन रही है कि ज्ञान का संसार सीधे आपके द्वार। बस पढ़ने की जरूरत है। 2.5 से 3 महीने के बीच एग्जाम होने वाला है। धन्यवाद सुनने के लिए।